Hello, my dear students. वेलकम टू यू इन ईजिली इंग्लिश सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है। देखिए, ये जो चैप्टर है यह साउथ अफ्रीका के बारे में है। साउथ अफ्रीका जो कि बहुत ही लंबे समय से 300 सालों से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने रंग भेद की नीति यानी कि अपार्थिड फैलाया हुआ था। यह ऐसी नीति होती है जिसमें काले गोरे के आधार पर भेद किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका की ऐसी सिचुएशन थी। वहाँ के लोगों ने इस नीति के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और अंग्रेज़ों के गुलामी से बचने के लिए बहुत ही कठोर और बहुत ही संघर्षमय आंदोलन किया। तब जा कर के वहाँ के लोगों को आज़ादी मिली। उनके नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो कि 30 सालों तक जेल में सज़ा काटे और उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उस पार्टी में फिर ज्वाइन किए। अंततोगत्वा 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और चुनाव में उनकी पार्टी विजयी घोषित हुई और नेल्सन मंडेला जी वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। यह जो चैप्टर है उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मजीवनी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। और शपथ ग्रहण समारोह के दिन उन्होंने जो स्पीच दिया वही स्पीच यह लेसन है। तो आइए हम समरी के रूप में जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा अपने भाषण में। यदि आप इस इंस्टांस के बारे में जानना चाहते हैं तो 10 मई 1994 का BBC न्यूज़ देखेंगे तो आपको इस ऐतिहासिक घटना के बारे में पता चल जाएगी। देखिए, मंडेला जी जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, इसलिए साउथ अफ्रीका के इतिहास में यह बहुत ही ऐतिहासिक और गर्वपूर्ण घटना थी। उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती थी। उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी वहीं के यूनियन बिल्डिंग के MP थिएटर के प्रिटोरिया हॉल में हो रहा था। यह साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही गर्व की बात इसलिए भी थी क्योंकि दुनिया के 140 देशों के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और नेता इस समारोह को देखने के लिए आए थे। मंडेला जी कहते हैं कि हमारी यह सुंदर धरती कभी भी किसी के द्वारा किसी को दबाया जाने की साक्षी नहीं बनेगी। देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा था और उस हॉल में बहुत सारे लोग जुटे थे। शुरू से वह प्रिटोरिया हॉल जो था उजले लोगों के यानी गोरे लोगों के सुपरमेसी यानी उत्कृष्टता सर्वश्रेष्ठता का स्थान बना हुआ था। लेकिन उस दिन 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी बहुत ही खुश थे और उस हॉल में भी बहुत सारे लोग सभी नस्ल और जातियों के जुटे हुए थे। साउथ अफ्रीका के लोग नाच रहे थे, आनंद मना रहे थे इस ऐतिहासिक घटना पर। देखिए, मंडेला जी इस घटना को साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बताते हैं
और पतझड़ का मौसम रहता है। और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की यह पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही है, लोकतांत्रिक और अनस्लीय सरकार। और इसी को स्वागत करने इतने लोग आए हैं। वह अपनी बेटी जेनानी के साथ वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क जाते हैं, जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और उन्होंने अपना शपथ लिया। उनका नाम था मिस्टर डी क्लार्क, ये डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद जब इन्होंने शपथ ले लिया, तब थैबो एम्बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिए। और उसके बाद इनकी जब बारी आई तो इन्होंने वहाँ के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए और वहाँ के रिपब्लिक के प्रति अपने आप का आस्था जताते हुए शपथ लेना शुरू किया। और ये बोलते गए, ये भाषण दिए। इन्होंने नई नई प्राप्त जो आज़ादी है इसके बारे में कहा। इन्होंने कहा कि लंबे समय तक साउथ अफ्रीका यह जो गुलाम रहा है, बहुत ही बड़ा ये मानवीय संकट था जो अंततोगत्वा समाप्त हुआ। पूरी मानवता को इस पर गर्व करना चाहिए। और कहते हैं कि बहुत ही साउथ अफ्रीका के धरती के लिए भी गर्व की बात है कि दुनिया के इतने महान लोगों का स्वागत करने का अवसर मिला है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट थे पिछले कुछ दिनों से, जब उन्होंने जीत दर्ज की थी तो इनके इर्द गिर्द आ रहे थे और इन्हें धन्यवाद दे रहे थे। और इसलिए भी ये भी उन्हें धन्यवाद देते हैं। वहाँ की जनता बहुत ही लंबे समय से गरीबी, शोषण और लिंग भेद और रंग भेद, विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के बंधन में जकड़े हुए थे। और इसलिए ही कहते हैं कि ये हमारी जो सरकार बनेगी तो हम ऐसी समाज का निर्माण करेंगे जिसमें किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होगी। और उसके बाद एक सीन का वर्णन करते हैं कि साउथ अफ्रीका की जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ सभी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ते हैं और साउथ अफ्रीका का झंडा बनाते हैं आकाश में। वास्तव में मिलिट्री की वफादारी का प्रतीक था वो सीन, इसके रूप में वो याद करते हैं। कहते हैं कि अफसर्स जो पुलिस के बड़े बड़े वहाँ जुटे हुए थे, बहुत सारे उनके मेडल्स और रिबन्स उनके छाती पर लगे हुए थे। कह रहे कि आज से कुछ सालों पहले मैं उन्हें मिलता तो वे हमें गिरफ्तार ही करते, लेकिन आज वो हमें सल्यूट कर रहे हैं। यह बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है। देखिए, वहाँ दो तरह का राष्ट्रीय गान गाया जाता है। एक तो गोरे लोग गाते हैं और एक काले लोग गाते हैं। और एक पुराना राष्ट्रगान रहता है और एक नया राष्ट्रगान डाइस्टेम रहता है। वास्तव में दोनों में से किसी का भी लय उन लोगों को अच्छी तरह से आ नहीं रहा है, लेकिन मंडेला जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जल्द ही ये इन्हें लय भी आ जाएगा। और ऐतिहासिक क्षणों को फिर याद करते हैं। एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था, उसके पहले से ही और इनके जन्म से पहले से ही उसी समय से जो है सफ़ेद लोगों ने साउथ अफ्रीका को गुलाम बना लिया था। और किस प्रकार से नस्लवादी सिस्टम वहाँ के समाज में घोल दिया था कि उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा हो गया था कि समाज में गहराई तक भय व्याप्त हो गया था काले लोगों के मन में सफ़ेद लोगों के प्रति, और आने वाले नस्लों में भी वो भेदभाव भूल गए थे। कोई भी देश साउथ अफ्रीका में किसी देश के भी लोग
जाना पसंद नहीं करते थे। सभी लोग भयभीत रहते थे वहाँ के माहौल से और वहाँ जाने के प्रति घृणा करते थे। इस प्रकार की वहाँ स्थिति हो गई थी। तो मंडेला जी की अब सरकार आई है तो इसे सुधारने की बात वह करते हैं। कहते हैं कि इसमें अब यहाँ की समाज में रंग भेद के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होगा। और देखिए, कहते हैं कि हजारों लोगों के कुर्बानियों के बदौलत यह खुशी हमें प्राप्त हुई है और ऐसे लोगों के साहस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना जान देकर आंदोलन किए, शहीद हो गए देश के नाम पर। और यह सुखद दिन देखने के लिए भी आज वो जीवित नहीं हैं। उन्हें मिस भी करते हैं कि वे लोग रहते तो मैं उन्हें धन्यवाद देता, उनकी सफलता को दिखलाता। इसी बात की कमी उन्हें महसूस होती है। और ये भी कहते हैं कि शायद इस प्रकार के महान लोग कभी दोबारा हमारे धरती पर जन्म लेंगे कि नहीं, पता नहीं। और यह कहते हैं कि हो सकता है कि शायद इस प्रकार के महान विभूतियों के जन्म लेने के लिए इतनी जकड़ी हुई गुलामी की ज़रूरत होती हो या इतना संघर्ष की ज़रूरत होती हो। तो उन लोगों को याद करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू और चीफ लुथुली, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ के आज़ादी के नेता रहे हैं। वे कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत ही साहस दिखलाया है। वह तो दमन का बहुत ही चक्र देखे हैं। पुरुषों को, महिलाओं को मार खाते खाते जान देते हुए उन्होंने देखा है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं अपने जीवन में उन्होंने देखा है। कहते हैं कि हमारा जो ये धरती है, हमारा जो देश की धरती है, खनिज संपदाओं से, विभिन्न प्रकार के रत्नों से बहुत ही यहाँ की माटी समृद्ध है। हर तरह की चीज़ें हैं और धन धान्य से भरपूर है। लेकिन हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। सबसे सच्चे हीरा तो हमारे देश के लोग हैं, यह बात वो कहते हैं। और कॉमरेड्स जो जान दिए, उनके स्ट्रगल को याद करते हैं। देखिए, मंडेला जी इस चैप्टर में दो बहुत ही अच्छी बातें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि, और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट राइज होता है, एवरी ईयर बोर्ड राइज करता है और एक्सट्रैक्ट में बनाकर इसे पूछता है। देखिए, पहला बात क्या कहते हैं? पहला बात तो वो ये कहते हैं कि बहादुर वह व्यक्ति नहीं है, यानी वीर वह व्यक्ति नहीं है जो भयभीत होता ही नहीं है, बल्कि वीर तो वह है जो भय को जीत लेता है। यह बात कहते हैं। एक बात यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुलाम है, जिसको गुलाम दूसरे ने बनाया है, और जो गुलाम है सिर्फ वही गुलाम नहीं है, बल्कि गुलाम बनाने वाला भी, यानी दूसरे के आज़ादी को नष्ट करने वाला भी गुलाम है। वह किस चीज़ का गुलाम है? तो वह संकीर्ण मानसिकता और भेदभाव का गुलाम है। कहते हैं कि रंग के आधार पर कोई नफरत करना जन्म से ही नहीं सीख कर आता है, उसकी यह नेचर नहीं है, बल्कि यह नफरत करना तो यहाँ सिखलाई जाती है। और जब नफरत करना सिखलाई जा सकती है तो प्रेम करना भी सिखलाया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने यह भी देखा था जेल के एक गार्ड को कि दंड देते देते और उसके मन में भी दया आ जाती थी, लोगों को मारते मारते, कैदी लोगों को, और जो मन में उसकी दया आती थी और वह साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे देती थी, तो इसी से वह महसूस करते थे कि यह हमारी जीत की ही प्रतीक है कहीं ना कहीं, और एक दिन हम अवश्य जीतेंगे। यानी इनके मन को हम झिझोड़ रहे हैं। यह गांधी जी की सत्याग्रह वाली नीति हुई
गांधी जी की सत्याग्रह का भी यही लक्ष्य था कि जो ओप्रेसर है, जो दमनकारी है, उसके मन को अंदर से झकझोरना। देखिए, एक बातें ये बताते हैं अपने आज़ादी के बारे में। कहते हैं कि मैं आज़ादी का सपना लिए पैदा नहीं हुआ था, आज़ादी का सपना लिए पैदा नहीं हुआ था, बल्कि आज़ादी की ज़रूरत इन्हें कब पड़ी। देखिए, अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि जब बचपन में मैं छोटा था, खेतों में, तालाब में, पशुओं के साथ, घोड़े के पीठ पर और अपने कबीलों के नियम का पालन करते हुए अपने माँ बाप के इर्द गिर्द जहाँ भी जाता था, खेलता था, घूमता था, तालाब में नहाता था। तो यह सब करने के लिए स्वतंत्र थे, तो समझते थे कि यही स्वतंत्रता है, यह आज़ादी है। परंतु जब ये बड़ा हुए तो इन्होंने देखा कि हमारी आज़ादी तो बहुत पहले ही छीन चुकी है, और सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे जैसे बहुत हमारे काले भाई बहनों की आज़ादी छीन चुकी है। सामाजिक दायित्व की भी बात करते हैं मंडेला जी। कहते हैं कि सभी व्यक्तियों का घरेलू दायित्व होता है, एक पति के रूप में, फिर एक पुत्र के रूप में, सामाजिक भी दायित्व होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका का समाज सफ़ेद लोगों के दमन के कारण ऐसा बन गया था कि यह सब दायित्व भी कोई व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं निभा सकता था। उदाहरण के लिए बताते हैं कि जब ये बड़ा हुए और गए साउथ अफ्रीका के एक शहर में, तो इन्हें नौकरी करना, अपने मन के अनुसार शादी करना, परिवार बसाना, यह सब कामों में भी बहुत ही दिक्कत हुई। यानी ये कहते हैं कि न तो पारिवारिक दायित्व और ना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने दिया जाता था। कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा त्यागी नहीं हूँ और बहुत बड़ा सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो एक घर में रहने वाला कोमल हृदय वाला पति और पुत्र ही था। परंतु जो हजारों भाई बहनों का छीना हुआ आज़ादी को जब अपना सपना इन्होंने बना लिया कि उनको आज़ाद कराना मेरा सपना है, जब तक उनमें से एक भी गुलाम रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं भी गुलाम हूँ। तो जिस दिन उन सभी लोगों के दुखों को अपना दुख बना लिया, उन सभी लोगों के सपनों को अपना सपना बना लिया, तब से तो मैं स्वयं ही सन्यासी हो गया, स्वयं ही त्यागी हो गया। यह बदलाव कैसे मेरे अंदर आई मुझे पता भी नहीं। तो यह बातें इस चैप्टर में कहते हैं कि किस प्रकार से समाज के सपनों को जब व्यक्ति अपना सपना बना लेता है तो उसे होता है। तो क्योंकि जोहान्सबर्ग में गए थे और वहाँ पर जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा जीवन के मौलिक अधिकारों के लिए, तो उन्हें बहुत ही दिक्कत महसूस हुई थी और उस समय से ही उन्होंने ठान लिया था कि वो ऐसा करेंगे। तो अंत में यही कहते हैं कि जो भी ओप्रेस्ड हैं, ओप्रेसर हैं, वह भी गुलाम हैं, और जो ओप्रेस्ड हैं वो तो गुलाम है ही। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से यह चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा। यदि जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर दें। खास करके CBSE क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज़ इंग्लिश के और सोशल साइंस के बार बार रिलीज़ करते रहते हैं चैनल पर। और यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जो भी नया वीडियो रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर बनेगा इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से कंसर्न्ड जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, फिर उनका सॉल्यूशन, और फिर क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए, यह सब आइडियाज़ भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।